जो आप 2060 की बात कर रहे हैं ना, 2060 में तो देखिए एचआर भी होगा, अकाउंट्स भी होगा, फाइनेंस भी होगा, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग भी होगी, आईटी भी होगी, टीवी भी होगा, अखबार भी होगा, सारा कुछ होगा। 2060 में सब कुछ होगा। वो उस वक्त की डिमांड के मुताबिक अगर आप आज से तैयारी करते हैं तो आईटी भी होगी। ऐसा तो नहीं कि चीजें खत्म हो जाती हैं, लेकिन वो आईटी करने वाले कितने होंगे और क्या उन्होंने आज से 2060 की तैयारी शुरू की है या नहीं की। मुझे ये पता है कि हर दूसरा माँ बाप कह रहा है क्या कर रहा है जी बच्चा, आईटी कर रहा है जी, क्या कर रही है जी बच्ची, आईटी कर रही है। तो वो देखते हुए और पिछले सारी फील्ड जो हमने तबाह की हुई है उसको देखते हुए मैं ये बता सकता हूं कि हम बड़ी जल्दी इसको तबाह कर देंगे। सबसे पहले आप फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं। जब आप टीवी स्विच कर रहे होते हैं, खैर अब तो टीवी खत्म हो गया है, जब आप फेसबुक या यूट्यूब जो है उस पर देख रहे होते हैं तो सबसे पहले तो आपकी वो आपने म्यूट किया होता है ना, उसको आप उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, वो वीडियोस जा रही हैं, तो एकदम सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यार इसकी ना ग्राफिक्स बड़ी अच्छी हैं, इसकी आउटलुक बड़ी अच्छी है, इस बंदे ने बड़े प्रॉपर ड्रेसिंग की हुई है। अगर आप टीवी के डोमेन में आएंगे तो भी ऐसे ही होगा, आप कहेंगे अच्छा यार इसने सूट पहना हुआ है, इसने टाई लगाई हुई, अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है। अच्छे की डेफिनेशन आपको अच्छा दिखना है, अच्छे की डेफिनेशन खूबसूरती नहीं है। खूबसूरती होती नहीं है। बेसिकली ये मिसकंसेप्शन है कि क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हुए हैं। आप किसी ऐसे मुल्क में देखें, आप कोरिया, जापान, चाइना, आप कहीं देखें आपको सारी शक्लें एक जैसी नज़र आ रही होंगी, ठीक है। अफ्रीका में देखें आपको सारे एक जैसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके अपने क्राइटेरिया हैं, हमारे अपने क्राइटेरिया हैं। तो वो क्राइटेरियाज हमने खुद सेट किए हुए हैं। हो सकता है कि ये मुझे खूबसूरत लग रहे हो, इनको ना लग रहे हो सकता है मुझे ना लग रहे हो, इनको लग रहे हो, तो वो आपने देखने, आपकी देखने का वो है। तो खूबसूरती की डेफिनेशन या खूबसूरती रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट आपकी अपीयरेंस है। अपीयरेंस से मुराद ये है कि अगर आप मेल हैं तो आपने प्रॉपर सूट पहना है, आपने टाई लगाई हुई है, आपने बाल अच्छे बनाए हुए हैं, आप अगर शेव करते हैं आपने शेव की हुई है, अगर आपने दाढ़ी रखी हुई है तो आपने खत किया हुआ है, खातून है तो उससे कपड़े अच्छे प्रेस हुए हैं, वो अगर दुपट्टा ले रही हैं तो वो दुपट्टा अच्छे से कैरी किया हुआ है, वो कलर्स ऐसे हैं जो उन पर सूट कर रहे हैं, जो स्क्रीन पे अच्छे लग रहे हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो अपीयरेंस है। उस अपीयरेंस पे आप होल्ड करते हैं ऑडियंस को और व्यूअर्स को कि मुझे देखो, क्योंकि उस सूरत में वो जो आपके व्यूअर्स हैं वो आपके क्लाइंट्स हैं, जो व्यूअरशिप आपकी आ रही होती है। तो आप जो भी कुछ कर रहे होते हैं वो आप क्लाइंट्स के लिए कर रहे होते हैं। अब जब आपने अपीयरेंस पे काम कर लिया, इसके बाद सेकंड चीज क्या ऑब्जर्व करते हैं आप लोग? एक 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 वन बाय वन, आवाज, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, बाकी सारा कुछ बाद में आता है। उसके बाद आप आवाज करते हैं। आवाज में क्या क्या आता है? सबसे पहले ये आता है कि आपकी आवाज में ग्राम कितना है, आपकी आवाज में क्लैरिटी कितनी है, आपकी आवाज जो है वो आप नाक से तो नहीं बोल रहे, आप गले से तो नहीं बोल रहे, आपकी आवाज कम तो नहीं है, बहुत ज्यादा तो नहीं है। ये सारी चीजें आपकी जो है वो आवाज के अंदर है। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड जो अगली चीज आती है वो ये आती है कि आपका एक्सेंट कैसा है। आप पंजाबी में कर रहे हैं तो पंजाबी एक्सेंट में करें, उर्दू में बात करें तो उर्दू एक्सेंट में करें, अंग्रेजी में कर रहे हैं तो अंग्रेजी एक्सेंट में करें। जो आपका एक्सेंट है आप उसके अंदर बात करें, और अगर वो एक्सेंट आपका नहीं है तो उसको अडॉप्ट करें। लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चन किया था कि आपका बैकग्राउंड कहाँ से है, वो जो बच्ची शायद आज नहीं आई जिससे मैंने ये पूछा था कि आपका बैकग्राउंड क्या है, उसका मकसद ये था कि आपका जो, जैसे मैं पंजाब के एक 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 छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा जो एक्सेंट है वो पंजाबी एक्सेंट है। मैं जब टीवी पे जाऊंगा तो मैं उसको ठीक कर लूंगा। मैं यहाँ पे अगर नहीं ठीक कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो चल रही है चीज़, लेकिन जो टीवी पे देखा जा रहा है उस पर मुझे अपना एक्सेंट ठीक करना है। तो आपका जो एक्सेंट होता है वो ये नहीं होता कि आप, मैं अक्सर किसी से सवाल करता हूँ कि आप उर्दू स्पीकिंग है, तो वो कहते हैं हाँ हम उर्दू स्पीकिंग है। हमें ये नहीं पता उर्दू स्पीकिंग कौन है। वो एक खास इलाके से, एक जगह से, इंडिया से उनका ताल्लुक, वो यहाँ माइग्रेट किए, वो उर्दू स्पीकिंग है। हम कहते हैं कि हम क्योंकि घर में उर्दू बोलते हैं इसलिए हम उर्दू स्पीकिंग है। हम घर में उर्दू ज़रूर बोलते हैं लेकिन हम लेकिन को लेकिन कहते हैं। हमारी ये उर्दू है ना, हमारा जो तलफ़ुज़ है वो ठीक नहीं है। हम वक्त को वक़्त कहते हैं, हम गोश्त को गोश्त कहते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें मतलब हमने पंजाबी से बेसिकली चीज़ों को हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। जैसे जब आप नई नई अंग्रेज़ी सीखना शुरू करते हैं तो आप पहले जहन में सोचते हैं कि इसको कैसे करना है, फिर आप उसको कम्युनिकेट करते हैं। कोई भी लैंग्वेज है वो इसी तरह से होगी। यानी मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ कि मैंने बहुत से लोगों को सुना जो ये कहते हैं अच्छा आज बड़ी अंधेरी आई थी। अंधेरी इज़ नॉट अ वर्ड। या आज बड़ी अंधेरी आई थी ये एक फिक्रा नहीं है। अंधेरी ये लफ्ज़ तो हो सकता है कि अंधेरी रात है, लेकिन वो आंधी नहीं हो सकता, क्योंकि पंजाबी में हम कहते हैं अंधेरी आई सी, तो उस नेरी नू असी जड़ा है वो अपने तौर पर उसको हमने वो कर दिया, अंधेरी के अंदर जो है वो हमने कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से हम कहते हैं, मैंने तुम्हें आगे ही तो बताया था, आगे उर्दू का लफ्ज़ नहीं है।
आगे इस मानों में ज़रूर है कि ये मेरे आगे बैठा हुआ है, लेकिन मैंने तुम्हें आगे ही बताया था ये पंजाबी का लफ्ज़ है, मैं तुम्हें आगे दसिया नहीं, वो आगे को हमने आगे कर दिया, हालांकि ये कि मैंने तुम्हें अभी बताया या मैंने तुम्हें पहले बताया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, हमारी लैंग्वेज नहीं है तो उसको सीख लें अगर हमने काम ये करना है। और वो सीखने का तरीका बड़ा आसान है कि उर्दू स्पीकिंग लोगों को सुने, ज़िया मोइनुद्दीन बैठे हुए हैं उनको सुने, उनकी आवाज़ का ग्राम देखें। हमारे यहाँ पे बड़े अच्छे दोस्त आते हैं सफदर अली, उनकी वीडियोस देखें, आवाज़ के बेताज बादशाह हैं आप, उनका तलफ़ुज़ देखें, उनकी अदायगी देखें। फिर तलफ़ुज़ और अदायगी के बाद ये है कि आप स्ट्रेस कितना ले रहे हैं, पॉज कितना ले रहे हैं। आप तकरीर कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लेना पड़ेगा, और आप अगर एंकरिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपको पॉज भी लेना पड़ेगा, आपको स्ट्रेस भी लेना पड़ेगा। किसी लफ्ज़ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा देना है, किसी पे आपको नॉर्मल बात करनी है, फिगर बोलेंगे तो उसके ऊपर आप स्ट्रेस लेंगे। 36,000 रुपये, तो 36 पे आपने थोड़ा सा स्ट्रेस दिया, आप बताने के लिए, समझाने के लिए कि असल इस पूरे फिक्रे में जो बात इंपॉर्टेंट है वो 36,000 है। तो हम क्या करते हैं कि 36,000 रुपये में ये चीज़ ऐसे होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो सुनने वाला है उसको समझा नहीं पा रहे। एंकरिंग इज ऑल अबाउट कि आप अपनी बात समझा सकें, आपकी कम्युनिकेशन ये होती है, ना कि ये हो कि आप एक उसमें रो में बोली जा रहे हैं, सबक पढ़ रहे हैं ऊपर से देख के, और आप कहते हैं कि जी हमने खबरें पढ़नी है या हमने प्रोग्राम करना है या हमने टीवी पे बैठना है या हमने यूट्यूब करनी है या फेसबुक करना है, तो उसके ऊपर ये चीज़ें नहीं होंगी। उसके ऊपर आपको प्रॉपर थोड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आप खुद अपने घर में कर सकते हैं। पहले हमारे ज़माने में कहा जाता था कि आप शीशा सामने रखें और उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, आपको बड़े अच्छे अंदाज़ा होगा, बड़ी चीज़ें। अब आपके पास मोबाइल ऐसा मौजूद है जिसके अंदर आपकी वीडियोस मौजूद हैं, वो आप वीडियो सामने ऑन करें, उसको समझें, सुने, और उसके बाद आप जो है वो खुद देखें कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ नहीं है। और जब आप तलफ़ुज़ गलत कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको खुद ये बात आपको आ रही होती है कि ये मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ। तो आप उर्दू की डिक्शनरी रखें, उसको खोलें, उसको खोल के उसको पढ़ें, उसको देखें। एक्सेंट ठीक होगा सुनने से, और आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी बोलने से। तो उर्दू बोलें, उर्दू सुने, क्योंकि पंजाबी थोड़ी सी ना सख्त है। अच्छा, पंजाबी रिच भी बहुत ज़्यादा है। जैसे हम कहते हैं कि ये अगर इसको चेहरे को डिफाइन करना है तो क्या होगा, मुंह कहते हैं हम, और कोई लफ्ज है इसके लिए? सूरत और बस वो है पंजाबी। इतनी रिच जुबान है, छोटी है तो बूथी है, थोड़ा सा बड़ा है तो बूथ है, थोड़ा सा और बड़ा है तो बुथा है, बहुत बड़ा है तो बुथाड़ है। तो उर्दू या कोई भी जुबान इतनी रिच नहीं है कि एक चीज़ को बयान करने के लिए या उसकी मेजरमेंट्स के लिए जो है वो इतना कुछ जो है वो बताए। लेकिन उसमें एक करख्तगी है, एक सख्ती है। उर्दू सॉफ्ट है। ये एक्सेंट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपने एंकर बनना है या आपने यूट्यूब पे काम करना है या आपने फेसबुक पे काम करना है, तो फिर आपको इन चीज़ों के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत से लफ्ज़ हैं हमारे, जैसे और वाव के ऊपर ज़बर है, हम उस तरह से नहीं बोलते। लाहौर, वाव पे ज़बर है, हम उस तरह से नहीं बोलते, हम अपने एक्सेंट में बोलते हैं, उसमें हम गोल कर जाते हैं उसको। तो ये अगर जो मेरी आपसे गुजारिश है वो ये है कि ये चीज़ें आपको पैरेलल सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो आपको प्रैक्टिकली कुछ सिखा रहा है या वो आपको प्रैक्टिकली कुछ सिखाएगा। तो अभी आपके पास वक्त है, अभी आपके पास टाइम है, आप तीसरे, चौथे, पाँचवें सेमेस्टर में, आपके पास कम से कम सबके पास 1 साल ज़रूर मौजूद है। उस 1 साल के अंदर, दैट्स द टाइम जिसके अंदर आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपने अपने पेरेंट्स से रोक लिया, आपने अपनी आवाज़ से रोक लिया, आपने अपने एक्सेंट से रोक लिया, आपने अपने तलफ़ुज़ से रोक लिया। इसके बाद क्या चीज़ रोकेगी? कंटेंट, नॉलेज, डेटा। वो कहाँ से आएगा? पढ़ने से आएगा, रिसर्च करने से आएगा। और पढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो आपके पास अखबार मौजूद है। और उस अखबार में जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी, जो आप सारा अखबार पढ़ लें और वो आपको बोरिंग लगेगी, आप नहीं पढ़ेंगे, वो आप पे कॉलम्स होंगे। वो आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा हैपनिंग क्या हो रही है पाकिस्तान के अंदर और अब पाकिस्तान से बाहर क्या हो रही है। इवन CSS वाले भी जो है वो पढ़ेंगे। चीज़ें याद नहीं होती फौरी तौर पे। ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ा तो आपको बड़ी ग्रिप आ गई जी, आप बात कर लेंगे क्या है आपको। तो अगर आप नए रीडर हैं तो आपको 1 महीने तक पाकिस्तान के चारों सूबों के वज़राए आला, गवर्नर्स, चीफ जस्टिस, इनके नाम ही नहीं याद होंगे। तो उसमें आपने पैनिक नहीं होना, उसमें आपने लगे रहना है। बाय द एंड ऑफ 6 मंथ्स आप देखेंगे कि आपके पास इतना नॉलेज है कि आप दुनिया के किसी टॉपिक पे बात कर सकते हैं।
यानी नेम द टॉपिक, आगे जो बैठा हुआ है आप उसके साथ वो बात कर सकते हैं। तो नॉलेज अपना इन्हेंस करें और सुने। और अगर खबरें पढ़नी है, जैसे किसी ने कहा था न्यूज़ कास्टर बनना है, न्यूज़ कास्टर खत्म हो चुके हैं। न्यूज़ कास्टर ये होता था कि सामने प्रॉम्प्टर लगा होता था और उसको देख के आप खबरें पढ़ देते थे। न्यूज़ एंकर ये होता है कि सामने प्रॉम्प्टर तो लगा हुआ है लेकिन साथ ही पीछे से आवाज़ आती है और कहा जाता है आपकी आईएफबी में कि अल्लाह ना करे कि लाहौर में ब्लास्ट हो गया। अब उस लाहौर में ब्लास्ट एक लाइन मिली है आपको और आप अकेले बैठे हुए हैं स्क्रीन पे और आपके पास कोई दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? सर उसे बार-बार रिपीट करेंगे। बार बार कितनी कुछ रिपीट करेंगे? सर मतलब 2-3 दफा तब तक तो फॉर्म बन जाता है। नहीं नहीं सर, कैसे बन जाता है? आपका रिपोर्टर नहीं पहुंचा वहां पे, आपके पास खबर ही कोई नहीं, आपको पता ही कोई नहीं वो कौन सा ब्लास्ट था और क्या चीज थी, क्या करेंगे? सर फिर ये आगे इस तरह लाइन बोलते हैं कि नाज़रीन इंतहाई अफसोसनाक खबर हम आपको कितनी बार बोलेंगे नाज़रीन इस वक्त मुझे खबर मिली है लाहौर में ब्लास्ट हो गया है, बड़ी अफसोसनाक खबर है, बड़ा ये है, बड़ा वो है। कह दिया आपने, ये भी कह दिया, कितनी कुछ देर, ये सारी बातें कहने में कितनी देर लगती है? हार्डली 30 सेकंड लगते हैं, ऐसे ज़्यादा लगते हैं। बाकी 4 मिनट 5 मिनट क्या करेंगे आप? रिपोर्टर आपका नहीं आ रहा, वो भागा हुआ है, वो जा रहा है, वो मौके पे पहुंच रहा है, उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप किसी एनालिस्ट को लेते हैं, उस एनालिस्ट को नहीं पता कि हम जो है वो क्या करें और क्या ना करें। जो पहले इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं उनको रिलेट करेंगे। हाँ, जो पहले इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं उनको रिलेट करेंगे। अपना वो वाला नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आप जो आपने गैदर किया हुआ है आप उसको यूटिलाइज करेंगे। तो आप जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है, फॉर इंस्टेंस हम ये कहते हैं कि आप कहते हैं कि जी लाहौर के अंदर ब्लास्ट हो गया और ये गुलबर्ग के इलाके से ये ब्लास्ट की हमें जो है वो इत्तला मिली है और हम कोशिश कर रहे हैं हमारा नुमाइंदे से हमारा रब्ता हो कि क्या क्या उनके पास अपडेट्स हैं अभी तक धमाके की नौइयत का। ये तो वो बातें हैं जो आप हर जगह पर रिपीट कर लेंगे ना, लेकिन रिलेट क्या करेंगे? बताएं मुझे, क्या किससे रिलेट करेंगे? वैसे मैं जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, करंट अफेयर्स का पूछ रहा हूँ, सीएसएस वाले भी बता सकते हैं। टेररिज्म से तो कर देंगे ना। वो बताएं ना क्या वाक़यात है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। ऐसे ये वो क्या होंगे? सिक्योरिटी गैप्स भी वो रूटीन की बात है। इंफॉर्मेशन आप क्या देंगे? कभी कभार इस तरह होते हैं कि वो एजेंसी वाले खबर उसके साथ शेयर करते थे। बेटा एजेंसी को तो खुद अपनी पड़ी हुई है। वो कहती है कि उन्होंने वार्निंग दी थी कि इस तरह का खतरा वगैरह इसके। फर्ज करें वो नहीं आपके पास आई ना, वो हर दफ़ा तो नहीं होता ना। अगर हर दफ़ा ख़तरे की बता दिया जाए तो उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, हर दफ़ा तो नहीं वो आता। क्या करेंगे? अभी हालिया क्या चला है कुछ दिनों में? ये भी जेनेरिक बात है ना, ये भी जेनेरिक सी बात है। मैं तो वो पूछ रहा हूँ कि आप सब लोग मीडिया के स्टूडेंट्स हैं या आप सब लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं या आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं या मेरे ख्याल यही हैं। तो ये अगर आपको ये नहीं पता कि अभी हैपनिंग क्या है, आई डोंट नो कि आपने क्या करना है फिर। यानी आप जो सीएसएस करना चाहते हैं उनको भी करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए, जो मीडिया वाले हैं उनको भी करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए, जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस वाले हैं उनको भी करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए। तो आप बताएं कि आपने आखिरी दफ़ा टीवी या अखबार कब देखा था? गर्मी की छुट्टियों में? क्या? वो वहाँ पे खबर आती रही थी व्हाट्सएप के जो चैनल्स बने हुए हैं। हाँ, वो नहीं ना पढ़नी वो खबरें आपने अगर देखें, आपने अगर ऑथेंटिक बात करनी है, ये कोई बात आप चाहते हैं कि आपको याद रहे, तो आपने अखबार पढ़ना है। तो हमें थोड़ा सा आगे खोल के, क्योंकि अगर आप लोग मीडिया की फील्ड में जाते हैं तो आपको इस तरह की बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम कॉपी कर रहे होते हैं ना। अच्छा, वो फलां ने कर दिया तो हम भी चला दें, उसने चला दिया तो हम भी चला दें, तो उसके ऊपर आपका जो है वो पूरा फोकस रहना चाहिए। अब जो हालिया वाक़यात हैं वो आपको पता होने चाहिए, वो किसी भी उसमें, यानी आप इस ब्लास्ट को जो है वो रिलेट कर सकते हो अभी जो ईरान ने हमला किया पाकिस्तान पे, अभी जो अफ़गानिस्तान की तरफ से जो कुछ हो रहा है, अभी जो ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आए, वो सारी चीज़ें आप, और कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप माजी के जितने भी वाक़यात हैं उनके ऊपर के 2010 में जो है वो इतने ब्लास्ट हुए, इकबाल टाउन की मून मार्केट में हुआ, फलां जगह हुआ, एपीएस का वाक़या 2014 का आप बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास ये तब होंगी जब आप पढ़ रहे होंगे, जब आप उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि कोई किसी भी चीज़ में जो आपको कामयाबी मिलनी है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि किसी भी चीज़ में जिसमें आपको कामयाबी मिलनी है वो उस वक्त तक नहीं मिलनी जब तक आप अपने दिल से नहीं कर रहे होंगे, जब तक आपको उस चीज़ का शौक़ नहीं होगा। हम एमबीए में पढ़ाते हैं कि जॉब सिग्निफिकेंस क्या होती है,
यानी किसी भी जॉब की जो अहमियत है वो क्या है। एक इंजीनियर की जॉब उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी एक डॉक्टर की जॉब इम्पॉर्टेंट है। वो रात के 2 बजे ये नहीं कह सकता, अगर उसको कहा जाए कि मरीज़ मर रहा है तो वो ये वाली बात नहीं कर सकता कि मरने दो। एक इंजीनियर कह सकता है कि मशीन बंद होगी या कोई बात नहीं, मैं सुबह उठ के देख लूँगा इसको। तो आपकी जो फील्ड है, जिस भी आप फील्ड से हैं, अगर आपने उसको अपने ऊपर तारी नहीं किया और आपने उसके अंदर कुछ डिफरेंट नहीं किया और आपने कुछ जाके ढूंढा नहीं उससे, तो फिर नहीं मुझे लगता कि फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना। पहले हम ये कहते थे कि जिन्होंने टीवी रेडियो अखबार में काम करना है उनकी तादाद कम है। हम कहते थे अखबारात भी कम है। कम से मुराद ये है कि नोटेबल जो हैं जिसके अंदर आप समझेंगे कि अच्छा ये टॉप 15 टॉप 20 में आ रहे हैं। हम कहते थे टीवी भी कम है। अब तो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सोशल मीडिया पे हैं। तो सोशल मीडिया में कितना कंपटीशन है। पहले क्या होता था कि आपका जो वो है, पहले ये होता था कि हम ये कहा करते थे और सुना करते थे कि अच्छा जिसको एड्स देने हैं या जिसको बुलाना है उसके कुल 1 लाख सब्सक्राइबर तो होने चाहिए। तो अब तो 1 लाख सब्सक्राइबर या फॉलोअर या लाइक्स तो बात ही कोई नहीं है। अब तो 1 मिलियन प्लस की बात होती है। तो आप वो 1 मिलियन प्लस लोगों को कैसे जोड़ेंगे अपने साथ। अगर आप अपना डिजिटल भी शुरू कर रहे हैं तो किस तरह से जोड़ेंगे। वो उसी तरह से जोड़ेंगे कि उसमें कुछ डिफरेंट कर रहे होंगे, कुछ रिसर्च बेस्ड बात कर रहे होंगे, ऑथेंटिक बात कर रहे होंगे। लोग आपको सुनना पसंद करेंगे कि यार इसको सुनना है, ये जो बात करता है वो डिफरेंट करता है बाकियों से, सच्ची बात करता है, खरी बात करता है, उसमें झूठ नहीं होता और पूरी तहकीक करके बात करता है। समझ रहे हैं बात। तो अगर आपने एंकरिंग करनी है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आपको तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। कहाँ से करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपनी अपीयरेंस, अच्छे बाल बना के, अच्छे कपड़े पहन के, प्रेस किए हुए कपड़े पहन के, प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ आप जो है वो उसमें बैठेंगे और उसके बाद जो है वो अपीयरेंस आपकी होगी। उसके बाद आप अपनी आवाज़ पे काम करेंगे। उसके बाद आप जो है वो अपने किस पे एक्सेंट पे काम करेंगे, प्रोनाउंसिएशन पे काम करेंगे और फिर आप करेंगे अपनी रिसर्च पे, अपनी इंफॉर्मेशन पे, अपने नॉलेज पे। और फिर एक वक्त आएगा, ये जब हम कहते हैं ना एक वक्त, हमें बड़ी देर से ये चीज़ समझ आई थी कि हम सुनते थे ये वाली बात कि एक वक्त आएगा, लेकिन हमें ये समझ नहीं आती थी कि ये एक वक्त आने के पीछे क्या बात है। वो वक्त बैठे बिठाए नहीं आता। उस वक्त को लाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है। अगर आप आज ये सोच लें कि एक वक्त आएगा तो वो वक्त कभी भी नहीं आएगा अगर आप उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे। आपकी जो दुआ है वो मेहनत करने के बाद ही आप करते हैं। आप यहाँ पे बैठ के और ये दुआ कर दें कि मैं घर पहुँच जाऊँ, तो वो इस सूरत में तो पहुँचेगा कि आप यहाँ पे बेहोश हो जाएं तो आपको घर पहुँचा दिया जाए। इसके अलावा कोई वो दूसरी राय नहीं है। उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, गाड़ी पे, बाइक पे, गाड़ी पे, किसी भी चीज़ पे, ऑटो पे, किसी पे भी बैठना पड़ेगा। वो बैठ के आप घर जाएंगे। हम इंतज़ार कर रहे होते हैं मोटिवेशन का, और फिर हम कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन, यानी हमें कोई दूसरा भी, हम खुद से मोटिवेट हों। आप खुद से मोटिवेट नहीं हो सकते। हमेशा एक पॉइंट है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो कंसिस्टेंसी की बात बताना चाह रहा हूँ। ये जो हम कहते हैं ना, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, लॉयल्टी, सिंसेरिटी इज़ द, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। आप करना शुरू कर दें और करते चले जाएं और अपने आप को टारगेट देते चले जाएं कि इतनी देर तक तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखना, तो आप दुनिया को हैरान कर देंगे। तो आप वो पहला स्टेप लेंगे, वो स्टेप के बाद कुछ रिजल्ट्स आएंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे। बैठे बिठाए कोई मोटिवेट नहीं होता। हम हमेशा किसी मोटिवेशन का वेट कर रहे होते हैं, हमेशा कह रहे होते हैं कोई उठे, कोई आए, कोई समझाए हमें, कोई बताए हमें कोई मोटिवेट करे, फिर जाके जो है वो हम करेंगे। ऐसा नहीं होता। आपको कुछ एक्शंस करने पड़ते हैं। ये एक बहस है कि एक्शन पहले आता है या मोटिवेशन पहले। पहले एक्शन आता है, फिर मोटिवेशन आती है, फिर एक्शन आता है, फिर मोटिवेशन आती है, फिर एक्शन आता है, फिर मोटिवेशन आती है, लेकिन पहले सबसे एक्शन आता है। तो वो एक्शन आप जो है, वो स्टेप जो है उसको लें और उसके बाद आगे चलें और फिर कंसिस्टेंट हो जाएं। और कंसिस्टेंट होने के लिए देखें, आप में से बहुत से लोग जो हैं उन्होंने किसी न किसी अहम टेस्ट की प्रिपरेशन की होगी, या चले आपको गर्मी की छुट्टियां याद होंगी, उसका होमवर्क मिला करता था। तो हम एक प्लान किया करते थे, हम पूरा एक स्केड्यूल बना करता था और होमवर्क हमारा आखिरी दिनों में होता था या नहीं होता था। क्योंकि सारा वक्त हम ये प्लान करते थे कि इसको याद करके लिखेंगे, ऊपर से देख के नहीं लिखना, अगर किसी को याद है तो। या पता नहीं हमारे ज़माने में ऐसा होता था, आपके होता है या नहीं होता।
तो आपने वो एक्शन नहीं किया और आप इंतजार करते रहे हैं और आपने टारगेट बहुत बड़ा बड़ा, शुरू में पता है आप 12-12 घंटे पढ़ने का टारगेट बना लेते थे, या आज भी 12 घंटे नहीं पढ़ा जा सकता, आउट ऑफ क्वेश्चन, कोई भी नहीं पढ़ सकता, लगातार 1 महीना नहीं पढ़। तो छोटे चंक्स रखें। कंसिस्टेंट रहने के लिए मैं जो आपको चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ वो ये है, सबसे पहले एक्शन यानी एक स्टेप लें, उसके बाद चंक्स छोटे रखें, टारगेट वो रखें जो रियलिस्टिक हो, जो अचीवेबल हो, ना कि ऐसा हो कि आप बस ये कहेंगे अच्छा 10 घंटे अब मैंने जो है ना वो पढ़ाई करनी है रोज़, या कोई भी काम करना है, वो आप नहीं कर सकते। अच्छा, जिन लोगों का वेट ज़्यादा है मेरी तरह के, वो कोशिश करते होंगे अच्छा हम वेट कम करने के लिए अब हमने एक्सरसाइज करनी है। आप जाएंगे, जाने के बाद आप शूज़ लेंगे बड़े अच्छे, आप या अगर आपने कोई गेम करनी है तो वो आप रैकेट्स या बैट या कोई भी चीज़ आप खरीदेंगे, आप जिम जाएंगे, जिम वाले को पैसे देंगे, 15 दिन बाद 20 दिन बाद आप में ठप होकर बैठ जाना है, क्योंकि आप पूरे उसके साथ गए हैं और आप नहीं हैं। तो कंसिस्टेंसी इसलिए ज़रूरी है कि 15 दिन तक तो समझ ही नहीं आनी, 4 साल का वेट जो आपका बड़ा हुआ है उसको, वो तो उसमें तो टाइम लगना है, वो इस तरह से तो नहीं होगा। तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और ये जो कंसिस्टेंसी है ना, इसको किसी एक चीज़ से ना करें, इसके रिजल्ट्स बड़े स्लो आते हैं और इसके रिजल्ट्स फौरी नज़र भी नहीं आते। अगर ऐसा होता ना कि इसके रिजल्ट्स नज़र आ रहे होते तो आप बर्गर, कोक, ये सारी चीज़ें ना इस्तेमाल कर रहे होते, क्योंकि वो एकदम से आप देखते हो वो मेरा पेट निकल आया, मैंने सुबह बर्गर खाया था, ओहो ये क्या हो गया, मेरे फैट आ गई है चेहरे पे, मैंने सुबह बर्गर खाया था। वो कंसिस्टेंटली आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बर्गर खा रहे हैं, आप खाने के बाद सो गए हैं, आप खाने के बाद आपने पानी पी लिया है, आपने वर्कआउट नहीं किया, तो आपका वो वेट बढ़ता चला गया। वो इतना कंसिस्टेंट था कि उसका रिजल्ट जब आया तो आप खौफज़दा हो गए। तो अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के ऊपर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप दुनिया को खौफज़दा कर देंगे, अपने आसपास वालों को खौफज़दा कर देंगे कि यार इस बंदे ने कर क्या लिया। स्लोली ग्रेजुअली लगे रहें, अपने टारगेट की तरफ जाते रहें। बाय द एंड ऑफ जो उसका रिजल्ट आएगा वो पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। और मुझे लगता है कम से कम 1 साल तक तो कोई काम करना चाहिए। 1 साल के बाद आप ये कहें कि अच्छा ठीक है, नहीं ये अब होने वाला नहीं है, अब मैं नहीं कर, फिर ठीक है, फिर आप समझ जाएं कि ये चीज़ आपके लिए है ही नहीं है। अदरवाइज कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंसी इसलिए भी हमें बुरी लगती है कि हम बोर हो जाते हैं एक काम रोज़ करके, मैं अच्छा नहीं लगता। उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आई गेस इसको शायद 5 मिनट रूल कहते हैं, मुझे अब उसके याद नहीं है ये किसने दिया था। 5 मिनट, हाँ 2 मिनट है, 5 मिनट है, 2 मिनट है, चलो व्हाट्सएवर। आप अपने आप को बताएं कि मैंने 2 मिनट जो है वो करना है। कोई भी काम आपका करने को दिल नहीं कर रहा, आप उठते हैं और उठ के आप कहते हैं यार अब मैं उठूंगा, उठ के काम करूंगा। तो वो रूल ये कहता है कि आप प्लान करें और उठ जाएं, 2 मिनट के लिए वो काम करना शुरू कर दें। अब जब आप फॉर इंस्टेंस आपने वॉक ही करने जाना है, आपने कोई शूज़ पहने होंगे, कोई सर्दियाँ तो आपने अपर लिया होगा, तो फिर आप 2 मिनट के लिए वॉक नहीं करेंगे, आप अपनी 20 मिनट 25 मिनट पूरा करके आएंगे। सेम इज़ द केस विद स्टडीज़, जिस चीज़ पे आपका दिल नहीं कर रहा वो अपने आप को आप समझाएं, क्योंकि इतनी अल्लाह ताला ने आपको जो है वो इतना वसी दिया हुआ है सब कुछ, और इतना आपका दिमाग जो है वो ज़रखेज़ है कि उसको आप कंट्रोल कर लें और उसको आप समझा लें तो सारा कुछ आपका होगा, उसमें आपको दोबारा परेशानी नहीं आएगी किसी भी किस्म की। एनीवेज कंसिस्टेंट रह के करें जो भी करना है। देन हमारे पास आ जाता है प्रोडक्शन के बारे में भी। लास्ट टाइम किसी ने कहा था कि प्रोडक्शन क्या है, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना। अब प्रोडक्शन के लिए ऐसा नहीं है कि मैनेज करना और एडमिनिस्ट्रेटर हो जाना तो वो प्रोडक्शन हो जाएगी। प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले आइडिया क्या है, प्रोड्यूस करना क्या है, उस पर रिसोर्सेज कौन कौन से लगेंगे, उसकी शूटिंग कैसे होगी, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी, उसको होस्ट कौन करेगा, उसमें गेस्ट कौन होगा, आउटडोर है तो किस एरिया में होगा, उसकी कॉस्टिंग क्या है, कितने कैमरास चाहिए होंगे, कितने कैमरामैन चाहिए होंगे, कितने एडिटर्स चाहिए होंगे, क्या डेडलाइन है या क्या हमारे पास जो है वो टाइमलाइन है सारी चीज़ की। वो सारी चीज़ें हमने जो है वो देखनी है। उसके बाद आप एक डे डिसाइड करते हैं और आप रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं और आपने जो भी कंटेंट प्रोड्यूस करना है वो आप प्रोड्यूस कर देते हैं। उसके बाद पहले आपकी प्री प्रोडक्शन हुई जिसमें आपने सारी चीज़ें जो है वो की, डिसाइड की, और उसके बाद आपकी प्री प्रोडक्शन के बाद क्या आ जाता है, आपकी प्रोडक्शन आ जाती है। अब प्रोड्यूस हो रहा है, अब लाइटें लग रही हैं, सेट लग रहा है, कैमराज लग रहे हैं, कैमरामैन खड़ा हुआ है, होस्ट है, गेस्ट है, लोकेशन है, आप उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। देन आपके पास आ जाती है पोस्ट प्रोडक्शन। उस पोस्ट प्रोडक्शन में जब आप आते हैं तो क्या होता है, एडिटिंग होती है, उसके ग्राफिक्स पे काम हो रहा होता है, उसकी अपलोडिंग पे काम हो रहा होता है, उसकी एसईओ पे काम हो रहा होता है,
ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन में आ जाती हैं। तो अगर आपको ये पता ही नहीं कि प्रोडक्शन क्या है, आपको लगता है कि प्रोडक्शन मैनेज करना है सिर्फ, तो नहीं, उसमें आपके एक्सेल की शीट्स बनेगी, आपके उसके ऊपर बजट्स बनेंगे, उसके ऊपर आपके होस्ट का बजट लिखा जाएगा, आपके बाकी जो प्रोडक्शन की टीम है उसका बजट लिखा जाएगा, आपकी एडिटिंग का बजट लिखा जाएगा, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी और उसके बाद आप जो है वो उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। तो दिस इज़ अबाउट प्रोडक्शन कि आपने पहले प्रोडक्शन, आपने प्री प्रोडक्शन की, आपने उसके बाद आपने प्रोडक्शन की और देन आपने जो है वो पोस्ट में चला गया और आपने पोस्ट प्रोडक्शन की और वो आपकी एक फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपके सामने रेडी होगी और आपने उसको जिस भी प्लेटफॉर्म पे करना है आपने उसको वहाँ पे अपलोड कर दिया। देन हमारे पास सोशल प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब है, जिसके ऊपर लोगों ने कहा हमने काम करना है। तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है या जो फेसबुक का एल्गोरिदम है, वो जितना हम लोगों को समझ आया है वो ये है कि आप अगर कंसिस्टेंट रहते हैं तो वो चल जाएगा। मतलब अगर आप किसी भी ऐसा बंदा, आप 20 ऐसे बंदों को पकड़ लें जो यूट्यूब पे जिनके बड़े अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, जिनकी वीडियोस बड़ी अच्छी चल रही हैं, 20 को पकड़ लें, 20 में से 20 आपको कहेंगे यार मेरा इस वजह से चला था, मेरा उसकी वजह से चला था, मैंने फ़लाँ का इंटरव्यू किया था चला था, मैंने फ़लाँ का किया चला था, मैंने ये डिफरेंट बात की थी तो चला था। यानी हर किसी की ना अपनी एक वो है, आप इसके एल्गोरिदम को ब्रेक नहीं कर सकते। ब्रेक से मुराद है कि आप उसे रीड नहीं कर सकते, आप ये नहीं जान सकते कि ऐसा क्या करेंगे कि आपका यूट्यूब, आपका फेसबुक, आपका इंस्टा, आपका टिकटॉक चल जाएगा। नहीं पकड़ सकता कोई भी, ये नहीं अभी तक किसी ने पकड़ा हुआ। लेकिन एक चीज़ जो सब में कॉमन है उन 20 के 20 लोगों में और इन चारों प्लेटफॉर्म्स पे, वो है कंसिस्टेंसी, कि आप कितना कंसिस्टेंट होकर काम कर रहे हैं। आप रोज़ाना की एक वीडियो डाल रहे हैं तो आप 6 माह 1 साल तक रोज़ाना की एक वीडियो डालते चले जाएं। अल्टीमेट उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे और आप जो भी आपके मतलूबा नताइज हैं वो आपके आ जाएंगे उसके ऊपर। बाकी चीज़ें सारी सानवी हैं कि कंटेंट बड़ा अच्छा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट डिफरेंट होना चाहिए, गेस्ट आपके हाई प्रोफाइल होने चाहिए, सेलिब्रिटीज़ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी ठीक है, इनमें से कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन इसमें जो सबके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि आप कंसिस्टेंट कितना है। अगर आपने 2 माह 1 माह 3 माह करके छोड़ देना है तो फिर वो नहीं चलना, वो वहीं पे वो उसको भी समझ आ जाएगी। तो हमें कंसिस्टेंट जो है वो होना है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके गोशगुजार करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने मेहनत कर ली, कोशिश कर ली, आपने सारा कुछ कर लिया, अब दुआ करें, क्योंकि कामयाबी आपको वहीं से मिलनी है। वो उसका एक ही दरवाज़ा है, वो उसी जगह से मिलनी है आपको। पहले भी करना चाहें तो ज़रूर करें, लेकिन वो दुआ ये करें कि मुझे मेहनत की भी तौफीक दे, मेरे लिए नए रास्ते भी खोले। ये दुआ ना करें कि आप पढ़ मैथ्स कॉम रहे हैं और आप कहें कि मैं कुछ ऐसा कर दे कि मैं कल एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का मालिक हो जाऊं। वो हो जाती है कबूल, वो भी हो जाती है, लेकिन मेहनत के बगैर जो है वो, और मेहनत के बगैर मुझे लगता है कि आप ज़्यादा देर जो है वो ठहर भी नहीं सकते। यानी हम जब ये देखते हैं, आप लोगों के मीडिया के मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, हम जब ये देखते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है किसी एक छोटी सी बात से, तो वो गायब भी उतनी जल्दी होता है। बहुत सी एग्जांपल्स होंगी उसमें। वो एक बच्ची थी जिसने डांस किया था बड़ा डिफरेंट सा, और वो आई और 7 दिन तक शी वॉज टॉप ट्रेंड तमाम प्लेटफॉर्म्स पे, वो गायब हो गई। एक लड़की आई, वो बड़ा तेज़ बोलती थी, निमराली, उसने अपना यूट्यूब बना लिया, फेसबुक बना लिया, लेकिन वो जो वायरल गई थी वो नहीं उस तरह से आ सकी। तो अख्तर लावा आया, वो झीला आया, ये सारे किसी एक बात पे क्लिक तो कर गए, लेकिन वो बस ऐसे हो गया, वो उसको नहीं कर सके, प्रैक्टिकलिटी में नरेट नहीं कर सके, और वो उसको सस्टेन नहीं कर सके, रिटेन नहीं। वो आपका तभी होगा जब आप मेहनत कर रहे होंगे। तो दुआ का जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, दुआ के 3 दर्जे हैं। सबसे जो कम तरीन दर्जा है वो ये है कि आप जो दुआ करते हैं वो मिनोअन कबूल हो जाए, यानी जो आपने दुआ मांगी है वो एज इट इज़ कबूल हो जाए। ये सबसे कम तरीन दर्जा है दुआ का। जो इससे अफजल दर्जा है वो ये है कि आपके ऊपर कोई परेशानी आने वाली है, आपका कोई नुकसान होने वाला है, तो वो आपको कंपनसेशन मिल जाए कि वो दुआ तो आपने किसी और चीज़ के लिए की हुई थी, लेकिन ये आजमाइश, एक मुश्किल आप पे आने वाली थी, वो मुश्किल रोक ली गई, तो ये आपको कंपनसेशन मिल गई। जो अफजल तरीन दर्जा है वो ये है कि ना तो आपकी दुआ कबूल हुई,
एज इट इज़, ना आपको कंपनसेशन मिली, उसका अजर आपको जो है वो आखिरत में जाके मिलेगा। तो दुआ करते रहा करें, और ये एक मुकम्मल इबादत है, दुआ करते रहें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह के हजूर पेश हों। हम क्योंकि डरते बहुत ज़्यादा हैं, हम दोस्ती करने की कोशिश नहीं करते अल्लाह से, तो जो करते हैं या जिन मुल्कों में होता है वो तो बड़ी अच्छी दुआ करते हैं। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं ना, वो ये है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, वो ये है कि मकसद को आइडेंटिफाई करें अपना। अगर आपका मकसद नहीं है ना, फिर ये खड़े हुए हैं आप इस गोल दायरे में, इधर निकल जाएं, इधर निकल जाएं, इधर निकल जाएं, इधर निकल जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी आज तक ऐसा हुआ है कि आपको ये पता ना हो आपने कहाँ जाना है और किसी भी बस में बैठ गया हो? किसी के साथ ऐसा हुआ हो आज तक? कोई है जो हाथ खड़ा करके मुझे बताए कि हाँ मैं एक दफ़ा बैठ गया था या बैठ गई थी, मैं एक ट्रेन में बैठ गई, मुझे पता ही नहीं था, या बैठ गया मुझे पता ही नहीं था ये कहाँ पे जानी है? हुआ कभी आज तक ऐसा? ज़िंदगी क्यों ऐसे गुजार रहे हैं? ज़िंदगी ऐसे ही गुजार रहे हैं ना कि पता ही नहीं किस ट्रेन में बैठे हुए, किधर जाना है किधर नहीं जाना। ज़िंदगी के आपने 18, 20, 22 साल गुजार लिए और आपको ये नहीं पता कि आप मकसद आइडेंटिफाई करें, वो जो भी है। और अभी कोई देर नहीं हुई, किसी भी वक्त कोई देर नहीं होती। उस मकसद को आइडेंटिफाई करें और उसको हासिल करने के अंदर जो है वो लग जाएं आप। और जब मकसद जब आपका आना है ना, वो आपके टैलेंट से आना है। जो आपका टैलेंट है वो आपको बेसिकली बताता है कि आपने किधर जाना है। और ये वाहिद मखलूक है इंसान जिसको अपना टैलेंट तलाश करना पड़ता है। बाकियों को पता है कि क्या है, मछली को पता है मुझे तैरना है, वो उसका टैलेंट है, वो तैर रही है। परिंदे को पता है मैंने उड़ना है, वो उड़ रहा है, उसको पता है। दीगर मखलूक को, इंसान को नहीं पता कि उसका टैलेंट क्या है। वो खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, निकालना पड़ता है, फिर जाके कहीं उसको पता चलता है अच्छा क्या है। अदरवाइज़ तो आपने वो ऐसे ही है जैसे खजाना आपके पास है और आपने उसको मिट्टी में दबाया हुआ है, और ठीक है कभी कभी आप उसको हल्का सा निकालते हैं, खोलते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं, अच्छा ये टैलेंट है मेरा, ये मेरी सोने की ईंट है, और फिर उसके ऊपर वो पर्दा डाल के आप फिर अपने किसी और काम में लग जाते हैं। तो वो जो सोने की ईंट है उसको बाहर निकालें और उससे जो है वो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और उस चीज़ की तरफ चलें जिसका आपका जो है वो टैलेंट है। और फिर आखिरी बात जो इस मामले के अंदर है, जो शायद आपको मोटिवेट कर जाए, वो ये है कि आप तवक्कल करना सीखें। अभी जब आप उधर बैठे हुए हैं ना, तो अभी आपको लग रहा है कि दुनिया आपने फ़तह करनी है, और आपको लगता है कि अभी तक दुनिया फ़तह कर ली है आपने काफ़ी हद तक। जब आप इधर आएंगे ना, तो आपको समझ आएगी कि इंसान की औकात ही कुछ नहीं है। यानी जब आपने 30 क्रॉस करना है ना, 30 से 35 के दरमियान जब आप लोगों ने जाना है, या ख़ासकर 35 क्रॉस करना है, तो आपने कहना है कि यार ये तो अल्लाह ही चलाता आया है शुरू से लेके आज तक, हम तो कुछ ना कर सकते थे, ना कर पा रहे हैं और ना कर सकेंगे। तो वो तवक्कल जितनी जल्दी अपनी ज़िंदगियों में ले आएंगे, उसकी उतनी बरकतें आपको मिल जाएंगी। अदरवाइज़ ये है कि वो ज़िंदगी तो फिर चल रही है और वो सारा कुछ है। देखिए असल चीज़ है नियत की होती है कि आपने नियत क्या की हुई है। तो आपको वाक़या याद होगा जब 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 सवाल हुआ कि ये खिड़की क्यों रखी है, तो जवाब दिया गया, फरमाया गया कि हवा आएगी। तो उस वक्त जो कहा गया कि आप नियत अगर ये रख लें कि इसमें से अज़ान की आवाज़ आएगी, तो उसका सवाब भी मिलता रहेगा आपको। तो नियत अच्छी कर लें और कोसने देने छोड़ दें दूसरों को। अपने आप को देखें, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं। वो अपने लिए सबसे पहले, फिर अपनी फैमिली के लिए, उसके बाद अपनी लोकेलिटी के लिए, और फिर कहीं जाके जो है वो अपने मुल्क के लिए। और ख़ुद को जो चेंज है ना, उसको एक्सेप्ट करने की आदत डालें। हमेशा चेंज ने फ़ायदा दिया है। बनी नो इंसान को हमेशा तब्दीली ने फ़ायदा दिया है, और ह्यूमंस जो हैं वो हमेशा से ही चेंज रिलक्टेंट हैं, वो रेजिस्ट करते हैं चेंज को। कभी भी आसानी से किसी ने तब्दीली को कबूल नहीं किया, और जो तब्दीली कबूल नहीं करता वो बड़े बुरे तरीके से मुतासिर होता है। दो चीज़ें आपको बड़ा बुरा नुकसान पहुंचाती हैं। एक आपको तकब्बुर, जो आप में तब आता है जब आप कामयाब होते हैं। उस वक्त आपको ये लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी पावर हूँ, मैं सबसे बड़ा, मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो वो उसका मतलब है वो अब आप डाउनफॉल पे हैं। और इससे अगर मैं एग्जांपल दूँ, जो मेरी बड़ी फेवरेट एग्जांपल है, वो आपको पता नहीं, आप लोग तो शायद बहुत ही छोटे हों, कौन सी BS में है, 22 साल के होंगे ना, 20-22 साल के, इतनी एज है ना आपकी, 2002 2004। उस वक्त तो शायद वो आ गए थे, डिजिटल कैमराज आ गए थे। रील वाला कैमरा याद है किसी को? एक कैमरा होता था, उसमें 24 या 36 की रील पड़ती थी, 96 100 रुपये या 120 रुपये की वो रील होती थी, कहीं पे 200 रुपये की होती थी।
और जो लोग छोटे शहरों से हैं उनको याद होगा कि वो रील वहाँ पे पब्लिश नहीं होती थी। वो पहले आप फोटोग्राफर के पास लेके जाते थे, वो एक डार्क रूम में जाता था, दरवाज़ा बंद करता था, कहता था अंदर नहीं आना, इसको अगर रोशनी लगेगी ये ख़राब हो जाएगी। उसको निकालता था, उसको पैक करता था, फिर वो किसी बड़े शहर में भेजता था, तो वहाँ से तस्वीरें जो है वो प्रिंट होके आया करती थी। इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल फोटोग्राफी। उसके नेगेटिव रिव्यू तो होते थे। वो नेगेटिव की बात कर रहा हूँ ना, वो रील जो है वो जब तस्वीर बन गई तो वो नेगेटिव बन गया ना। रील तो वो है जो खाली थी। अच्छा, इसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल फोटोग्राफी। तो और उसके बाद ये जो फिर आई डिजिटल। अच्छा, ये तकरीबन अर्ली 90s की बात है। सबसे जो बड़ी कंपनी थी वो थी कोडैक थी, कोडक, KODAC शायद, और कैनन भी था, सोनी भी था उस वक्त, ये सारे कैमरास भी थे। लेकिन कोडक जो है वो सबसे मशहूर था और वो मार्केट लीडर था। मार्केट लीडर वो होता है जो जिसके पास मार्केट का सबसे ज़्यादा शेयर होता है, यानी 70% जो क्लाइंट है वो उसके हैं, बाकी 30% इधर उधर जो है वो कर रहे हैं। तो उस वक्त जब उनसे कहा गया कि ये अब डिजिटल का दौर आने वाला है तो अब ये ट्रेडिशनल को ख़त्म कर दें, तो आप डिजिटल को, आप अगर कभी सर्च करेंगे तो आपको उसके CEO का इंटरव्यू मिलेगा। ही वॉज क्राइंग एट दैट टाइम, और उसने कहा हम गलत कर गए, हम गलत थे, हमसे गलती हो गई। तो उसने इस टाइम कहा कि ये मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि मैं मार्केट लीडर हूं, कि मार्केट में डिजिटल टेक्नोलॉजी कब आएगी। उससे पहले कैनन ने डिजिटल टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी, बाकी कंपनीज ने लॉन्च कर दी, तो आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रेडिशनल वाले हैं वो मरते चले गए। अब आपको कैनन नज़र आएगा, सोनी नज़र आएगा, आपको कोडक नज़र नहीं आएगा। तो क्या हुआ? तकब्बुर, सरिया, मैं बताऊंगा कब लॉन्च करना है, ये मेरा डिसीजन होगा। मैं एक ये चीज, दूसरा चेंज एक्सेप्ट नहीं किया। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि कैनन से पहले की डिजिटल टेक्नोलॉजी कोडक के पास मौजूद थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया था इस पर, या उनके पास थी, वो सिर्फ ये आइडेंटिफाई नहीं कर सके। नोकिया ने क्या किया? सीधा रख के जवाब दिया एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी को, तुम कौन? आप मार्केट लीडर। सैमसंग ने कहा आ जाए, बिस्मिल्लाह। जितनी सेल उसने 2000 से 2010 के दौरान की, उसने 2 सालों में 2010 से 2012 में सैमसंग ने वो सेल कर ली उतनी। तो चेंज एक्सेप्ट करें, और चेंज आपको देखना ये होगा कि चेंज जो है वो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू चेंज, या वो कौन से फैक्टर्स हैं। चलिए मैं आपसे सवाल करता हूं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर करते हैं आपको चेंज के लिए? नीड, इंटरेस्ट, सर्वाइवल और कंपटीशन। और लोग क्या कहेंगे? और दो तरह के ना आपके फैक्टर्स होते हैं, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। इंटरनल में स्ट्रेंथ है और वीकनेस है। स्वॉट एनालिसिस शायद पढ़ा हुआ आप लोगों ने। इंटरनल में स्ट्रेंथ है और वीकनेस है, एक्सटर्नल में अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है, एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। एक्सटर्नल फैक्टर आपको ट्रिगर करते हैं कि यार दिस इज़ द राइट टाइम, चेंज कर लो। इसको हम वैसे पेस्ट भी कहते हैं। P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमी, S फॉर सोशल एंड T फॉर टेक्नोलॉजी। यानी जब इन 5 के अंदर आपको चेंज नज़र आ रहा हो तो आप अपने स्वाट के अंदर तब्दीली ले आएं। पॉलिटिकल चेंज आया तो क्या होगा? इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा, स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा, चेंज कर लें। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सारा कुछ चेंज हो जाएगा, अपने आप को चेंज कर लें। आप कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अभी आप जो है वो ये कहें कि टांगा लेना है। मैंने टांगा, याद है किसी को? देखा है किसी ने? घोड़ा और वो याद है? अभी तो कोई ये बात नहीं करता होगा ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है। अभी कोई खत लिखे हुए, कभी खत लिखा है आप लोगों ने? नहीं लिखा। अब अगर कोई कहे कि खत लिखते हैं, मैं तुम्हें खत लिखूंगा, क्या फील करेंगे आप लोग? कोई ये साथ बैठे हुए आपको कह दें अगर कि अच्छा यार तुम घर जाओ, मैं तुम्हें अब खत लिखूंगी, छुट्टियां हो रही हैं, मैं तुम्हें खत लिखूंगी, या तुम्हें मैं खत लिखूंगा, क्या फील आएगा? उठा के मारूंगा कि ये क्या बात कर रहा है। ऐसे ही है। ईद कार्ड लिखते थे। अच्छा, अब दिल करता है लिखने को, लेकिन रवाज ही नहीं है, मिलते ही नहीं है।
भेजते, खुद नहीं भेजते, टाइम नहीं है क्योंकि वो कार्ड इस पे, वो भी इस पे आ गया, आपने उसके ऊपर जो है वो कर दिया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ अगर आपने खुद को बदला नहीं तो वो ऐसे ही है कि आप अभी भी घोड़ों पे सफ़र कर रहे हैं। वो शौक के लिए तो कर सकते हैं आप, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप घोड़े के ऊपर यूनिवर्सिटी जा रहे हो और घोड़े के ऊपर आप जो है वो घर जा रहे हो। सोचें, तसव्वुर करें, ये नहर तसव्वुर करें, उस पर घोड़ा जा रहा है और उस पर आप जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। तो बाकी चीज़ों में भी चेंज ऐसे ही है ना। अब कामयाब वो है जिसने पहले से ये फोर्स ही कर लिया कि यार ये अगले आने वाले 5 सालों में तब्दीली आ जानी है, आज से इस पर मेहनत करना शुरू कर दूं तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। क्योंकि जब वो तब्दीली आ गई तो उस पर तो 10 लोग और खड़े होंगे, तैयार होंगे, जिन्होंने पहले वो सारा कुछ कर लिया हुआ है। अब ये कैसे पता चलेगा? ये लेटेस्ट ट्रेंड से पता चलेगा। आप दुनिया को पढ़ेंगे, आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आप मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी की कंपनीज को पढ़ेंगे, आप जो है वो डिफरेंट ट्रेंड्स को पढ़ रहे होंगे, वहाँ से ये सारी बातें आपको पता चलेंगी कि दिस इज़ द टाइम कि ये चीज़ आने वाली। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि हम जो आई कर रहे हैं, या हमारे पास इतना बंदा हो जाना है, हमें समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है यहाँ पे। अभी तो चलो हमें हमारे लिए नई चीज़ है, अभी हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। IT पढ़ा के भी, IT पढ़ के भी पैसे भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। 10-10 लाख रुपया सैलरी बात ही कोई नहीं है। कितनी देर तक? ये 10 लाख सैलरी जो आज है, ये आप अगर माजी में जाएं तो उसकी जो अहमियत है या उसकी जो व्हाट शुड आई से, उसकी जो वर्थ है वो उतनी है जितनी पहले, जितनी 3 लाख की थी आज से 10 साल पहले। तो हमने कोई फील्ड जिंदा नहीं रहने दी, क्योंकि हमने सिर्फ भेड़ चाल का शिकार हुए हैं। क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगता है कि इसका किसी के, हमारे हमसाये का मुंह लाल है तो अपने मुंह पे चपेड़े मार के लाल कर लें हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें हमेशा ये लगता है कि यार मेरी जो जीत है ना, उसका मतलब उसकी हार है। ज़िंदगी में इतने मौके आते हैं जहाँ पे सारे जीत सकते हैं, लेकिन हम जो है वो हार जाते हैं, हरा के जीतते हैं। हम कहते नहीं, वो डिगेगा फिर मैं जितांगा, वो दिलाते खिंचांगा फिर मैं जितांगा। ये हमारा एक कॉमन वो बन चुका हुआ है। आज जो दौर है ना, वो इस चीज़ का नहीं है। वो जो कहानी है ना कछुए और खरगोश वाली, स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस, वो बड़ी पुरानी कहानी है। वो 50 साल पुरानी है। वो कछुए खरगोश जब उसके 20 साल बाद मिले थे ना, तो उस वक्त उन्होंने कहा दोबारा रेस करते हैं। उन्होंने कहा, वो उसका जो कछुआ है उसका कॉन्फिडेंस छत से लगा हुआ था, कहते हैं हाँ ठीक है करते हैं, ये कौन सी बात है, कर लेते हैं। उन्होंने जब रेस शुरू की तो खरगोश जब वहीं पे पहुंचा जहाँ पे सोया था, उसको फिर ख्याल आया मैं फिर सो जाऊँ। कहता नहीं, नहीं सोना मैं। वो जीत जाता है खरगोश। तो हम उसका रिजल्ट ये बताते हैं कि स्पीडी विन्स द रेस, कि वो स्लो एंड स्टडी वाली बात पुरानी हो गई है और हमारे फोर फादर्स ने भी वही कहानी पढ़ी हुई थी। तो अब जो जितना तेज़ होगा, जितना तेज़ भागेगा वो जीतेगा। स्लो एंड स्टडी वाला कोई चक्कर नहीं रह गया। फिर 20 साल बाद मिलके कहते हैं फिर करते हैं, फिर रेस करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा करते हैं, ठीक है। उसने जो हारा हुआ था उसी ने कहा, यानी वो हारा था, कछुआ हारा था, उसने क्या करते हैं, खरगोश का कॉन्फिडेंस था मैं जीता हुआ। उसने कहा यार शुमाल में गए थे, अब जनूब में जाएंगे, वो दरख्त याद है तुम्हें, देखा हुआ? तुमने कहा हाँ ठीक है देखा हुआ है, कर लेते हैं। अब वो भागता है, खरगोश भागता है तो आगे, बहुत आगे निकल जाता है, तो आगे दरिया आ जाता है। अब उसको समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। दरिया देखता है और वो बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है, मैं इतना लंबा दरिया कैसे जाऊँ। कछुआ आता है, उसको 20 वे में देखता है और वो तैर के निकल जाता है और वो जीत जाता है। खरगोश साहब वहीं बैठे हुए हैं। तो हमने इसका रिज़ल्ट बताया कि टैक्टिक्स विन्स द रेस, कि जितने टैक्टिक्स यूज़ करेंगे, जितनी टांगे खींचेंगे एक दूसरे की, उतनी ज़्यादा कामयाबी मिलेगी हमको। अभी जो 2024 चल रहा है ना, अभी पिछले दिनों दोबारा मिले थे दोनों, उन्होंने कहा फिर रेस करते हैं। और रेस करी, उन्होंने कहा ठीक है। वो अब जीता हुआ था, जो हारा हुआ था जो खरगोश, कहते हैं यार ऐसे करते हैं, और तेरे वाला पॉइंट ही ठीक है, उत्थे ही जावांगे। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन ना टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर लेते हैं। मैंने कहा, कछुआ कहता है हाँ ठीक है कर लो। वो कहता है यार ऐसे कर, तू ना मुझे ऐसे कर, तू मेरी पीठ पे आ जा। वो उसे अपनी बैक पे लाता है और वो साइमल्टेनियसली पहुंच जाते हैं दरिया के पास। दरिया में जाके वो कहता है कि अच्छा आप ऐसे करो कि तू मुझे अपनी बैक पे ले ले, और वो जो खरगोश है वो चला जाता है कछुए की बैक पे, वो दरिया भी इकट्ठे पार कर लेते हैं। खुशकी पे आते हैं तो दोबारा खरगोश से कहता है कि अब तो मेरी बैक पे आ जा, और वो दोनों जीत जाते हैं। दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेशन विन्स द रेस। यानी हर इंसान के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस है। आप अपनी स्ट्रेंथ
को स्ट्रेंथन करें, वीकनेस को मिनिमाइज करें, उसके बावजूद कोई ना कोई वीकनेस आपकी रह जाएगी जो किसी दूसरे की स्ट्रेंथ है, कोलैबोरेट करें उसके साथ, उसको हराएं ना। उसकी हार आपकी जीत नहीं है, हो सकता है वो भी जीत सकता हो, आप भी जीत सकते हो, तो इसके ऊपर फोकस करें। थैंक यू सो मच। सवाल जी प्लीज़। मेरा क्वेश्चन अबाउट आइट था कि जिस तरीके से आपने बताया कि एक तो ये था कि हमें ट्रेडिशनल चीज़ें छोड़ के मॉडर्न ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए, आज के दौर की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, और साथ में ये भी कि सर क्योंकि 3 साल से मैं यहाँ पे सेशंस ले रहा हूँ विद डिफरेंट ट्रेनर्स, और रिसेंटली जितने भी ट्रेनिंग सेशंस हुए हैं उन सब में हमारे सारे ट्रेनर्स ने यही बात की है कि वी शुड अडॉप्ट दोज आईटी टेक्निक्स, यानी आज के दौर में जो फॉर एग्जांपल 2050 2060 के डिमांड्स आगे जाके यही आईटी वाली चीज़ें होनी है, यू शुड फॉलो दीज थिंग्स। और एक तरफ से अगर आप ये कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ के हमें इस तरफ अप्लाई करना चाहिए, दूसरा आप ये भी कह रहे हैं साथ में कि सर उनको फॉलो करना इस तरीके से होगा कि वही पीठ चाल पुरानी जो टेक्निक्स है उसको तरफ चलना, और कब तक ये चीज़ें चलती जाएंगी, तो ये थोड़ा मुझे उस तरीके से लगा। देखिए जो बात है ना 2060 की, 2060 चीज़ें जो बेसिक्स है ना, कहते हैं दुनिया में जितनी तरक्की होनी थी ना वो हो गई है, जितनी चीज़ें लिखी जानी थी अब सारी उसी को रीवैम्प किया जा रहा है, या उसी को आप कह लें कि आप इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं। जितनी गुफ्तगू जो कुछ होना था वो सारा कुछ पड़ा हुआ है, सारा कुछ हो गया है। जो अब 2060 की बात कर रहे हैं ना, 2060 में तो देखिए HR भी होगा, अकाउंट्स भी होगा, फाइनेंस भी होगा, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग भी होगी, IT भी होगी, TV भी होगा, अखबार भी होगा, सारा कुछ होगा। 2060 में सब कुछ होगा। वो उस वक्त की डिमांड के मुताबिक अगर आप आज से तैयारी करते हैं तो IT भी होगी, ऐसा तो नहीं कि चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वो IT करने वाले कितने होंगे और क्या उन्होंने आज से 2060 की तैयारी शुरू की है या नहीं की, ये इंपॉर्टेंट है। हम जब किसी को ये देखते हैं कि यार इसकी 10 लाख सैलरी इसकी लग गई है, 2 साल काम करने के, मैंने हायरिंग करके दिया है ऐसे लोगों की जो 2 साल जिनका एक्सपीरियंस है और उनको 10 लाख सैलरी दी है। तो अब अगर ये कहूँ मैं आज कि मेरा बेटा 7 साल का है या मैंने IT करवानी है, उसको बड़ा पैसा है उसमें, भाई वो अगले उसने अभी 10 साल मजीद पढ़ना है, तो फिर कहीं जाके उसने फील्ड चूज करने की तरफ आना है। हमारे ज़हन में वो बैठ जाता है। मैं आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू समझाना चाह रहा हूँ। आप IT के अंदर मजीद किसी टेक्नोलॉजी जो नई आने वाली है, जो अगले 4 साल बाद आनी है, और उसकी तैयारी आप आज से कर रहे हैं, तो 10,000 दफ़ा करें, यू विल बी द ओनली वन जो उसके ऊपर काम कर रहा होगा। लेकिन अगर ये देखना है कि ट्रेडिशनल IT जो चल रही है, अभी मैं IT का नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि IT के अंदर क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं, सॉफ्टवेयर का पता है बनाते हैं, वेबसाइट्स का पता है, SEO का भी शायद IT के अंदर ही आता है, या मैं अगर कुछ कह रहा हूँ वो गलत कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि हर दूसरा माँ बाप कह रहा है क्या कर रहा है जी बच्चा, IT कर रहा है जी, क्या कर रही है जी बच्ची, IT कर रही है। तो वो देखते हुए और पिछले सारी फील्ड जो हमने तबाह की हुई है उसको देखते हुए मैं ये बता सकता हूँ कि हम बड़ी जल्दी इसको तबाह कर देंगे अगर हम उसी ट्रेडिशनल। क्लियर? और कोई सवाल जी प्लीज़। सर आपने चेंज की बात की कि आपने कहा कि जो चेंज अडॉप्ट करेगा वो आगे जाएगा, लेकिन अगर हम अभी इस 2024 में देखें तो एक साथ 10-12 चीज़ें चेंज हो रही है, लेकिन किस चीज़ को हम रिएक्ट करें? अपनी फील्ड के चेंज को करेंगे ना आप। नहीं अगर सर अगर मुआशरे के अंदर अगर एक कंज्यूमरिज्म या फिर फूड की कल्चर को देखें या फिर नहीं बेटा, मैं वो लाइफस्टाइल आप जो मर्जी अपनाएं, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं। बर्गर खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, कोल्ड ड्रिंक पिएं, मोटापा पैदा करें, सारा कुछ, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि फॉर इंस्टेंस मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं अगर एंकर हूँ और मैंने डिजिटल मीडिया पे काम करना नहीं शुरू किया तो इसका मतलब है मैंने चेंज एक्सेप्ट नहीं किया। मैं अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा हूं और मैं मैनुअल काम कर रहा हूं, मैं सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ें रन नहीं कर रहा, मेरे रजिस्टर पड़े हुए हैं नीचे और मेरे स्टाफ की अटेंडेंस हाथ से लग रही है, तो मैंने चेंज एक्सेप्ट नहीं किया। मैं उस चेंज की बात कर रहा हूं कि अपनी अपनी फील्ड के अंदर जो चेंज आ रहा है उसको फौरी तौर पर एक्सेप्ट करें। मैंने लास्ट टाइम एग्जाम्पल दी थी कि जो अकाउंटेंट है वो पहले बड़ा इसको माइंड किया उन्होंने, जब कंप्यूटर आया तो ये तो नौकरी खा जाएगा हमारी, खाते लिखा करते थे हाथ से, वो चेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो चेंज बाकी जो आ रहा है सोसाइटी में वो आपका मसला है, आपने उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं। मैं सोशियोलॉजी का टीचर नहीं हूँ, मैं तो आपको अपनी फील्ड का बता रहा हूँ कि उसके चेंज को फौरी एक्सेप्ट करें, उसके ऊपर घबराएं ना, परेशान ना हो कि ये मैं कैसे करूँगा। मुझे याद है हमारे एक टीचर हुआ करते थे, कहते हैं मैंने 6 माह लगाए, मुझे शर्म आती थी, मैं PhD डॉक्टर हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करना आता, तो मैं लगा रहा मैंने 6 माह में सीख लिया। अब अगर वो कहते हैं यार मैं क्यों सीखा,
मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है। मैं उस चेंज की बात कर रहा था, समझ आ गई या नहीं? तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे इनिशिएटिव लेते हैं जो कि सोसाइटी को चेंज करना चाह रहे होते हैं, कोई ऐसी बात जो कि सोसाइटी को बेटा सोसाइटी को तो चेंज हमने तब करना है जब हमारे हाथ में कुछ होगा। अभी तो अपने आप को चेंज करने की बात हो रही है, खुद को चेंज करें पहले सबसे। उस पर बताएं क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, मैं उस पर कुछ बता सकता हूँ शायद आपको, वो बताएं। मुझे नहीं लगता कि अगर आप खुद को चेंज करते हैं तो कोई चैलेंज फेस करना पड़ेगा आपको। खुद को आपने क्या चेंज करना है? आपने अच्छे रहना है, आपने मुनाफकत नहीं करनी, आपने नमाज़ पढ़नी है, आपने पढ़ाई करनी है, आपने अच्छा करियर चूज़ करना है, आपने वो करना है जो आप करना चाहते हैं। तो इस पे तो नहीं मुझे लगता कुछ आना जाना चाहिए, आपने फील्ड वो चूज़ करनी है। सर जैसे चेंज की बात हो रही है, एआई का टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, एआई आया, अब हम स्टूडेंट्स हम लोग एआई को यूज़ करते हैं, लेकिन टीचर्स जो हैं इस चीज़ को बहुत माइंड करते हैं कि आप लोग एआई क्यों यूज़ करते हैं। वो नाकाम होंगे, वो टीचर्स नाकाम होंगे। मोस्टली टीचर्स मैं कह रहा हूँ वो टीचर्स ना, ये ना काटना, ये रहने दें, वो टीचर्स नाकाम होंगे। लेकिन ना एक वक्त था जब कैलकुलेटर भी नहीं इस्तेमाल करने देते थे एग्जाम्स में, नहीं कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करना। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, उनको करना पड़ेगा। अब वक्त इस चीज़ का है कि आपको जो चीज़ें एआई के थ्रू हो सकती हैं ना, उनसे रोकने की बजाय उससे अच्छे रिजल्ट कैसे लेने हैं ये सिखाया जाए। तो अगर वो आपको कह रहे हैं जी ये एआई बेस्ड है, अब मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरा भांजा जो है वो तकरीबन कोई ज़ैद 11-12 साल का है, तो कल उसने चैट जीपीटी से निकाल के बड़ा अच्छा मैसेज किया। तो मेरी बेगम ने उसको लिखा कि तुम जो है वो मुबारक हो, तुम जीते हो, कोई टूर्नामेंट था क्या था, 12-13 साल का होगा। उसने इतना ज़बरदस्त लिखा है, रियली अप्रिशिएट योर कंग्रेचुलेशन एंड ब्ला 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 ब्ला। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है। इसमें देखें वो ये जो चीज़ है ना कि टीचर नहीं कर रहे थे, वो सारे टीचर्स आप आज से 5 साल बाद कहेंगे यार कितने बेवकूफ़ थे, हमें वो नहीं करना पड़ा। हाँ जी। और टीचर इसमें रिएक्ट ये करते हैं कि इससे आपकी क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है। ਉਹਦੇ तो क्रिएटिविटी कटनी है, बेसिकली उसको इनपुट देना है तो आउटपुट आना है। अब स्मार्ट वर्क है, अब आपने ये देखना है कि एआई के थ्रू आपको जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे मिलने हैं, जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं। बेसिकली वो जो डेटा आपने उसमें उसको देना है अपनी चीज़ वो फाइनल बनाने के लिए, वो कितना अच्छा देते हैं वो सीख रहे हैं, तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप एआई नहीं यूज़ करना चाहते तो मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, बेशक ना करें। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ आपको कि आज से तकरीबन 3 साल पहले व्हेन आई वाज हेड ऑफ एचआर फॉर अ लार्जर कंपनी जिसके 2000+ एम्प्लॉयज़ थे, तो मेरे पास डिजिटल मीडिया डिपार्टमेंट भी था, मैं वो भी हेड कर रहा था। तो मेरी जब सीईओ के साथ मीटिंग चल रही थी तो मैंने उनसे जब बजट कहा कि मुझे जो है वो 1 करोड़ का बजट चाहिए मार्केटिंग का, तो उन्होंने कहा इसकी डिवीजन क्या होगी। तो मैंने कहा 50 लाख डिजिटल मीडिया और 50 लाख इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो उन्होंने फ़ौरन ओके कर दिया। दैट वाज फर्स्ट टाइम जब 100% इलेक्ट्रॉनिक से आप डिजिटल पे आए थे। और अभी कल की एग्जांपल है, मैं एक जगह पे एडवाइज़र हूँ और वो एक बहुत बड़ा इदारा है। उसके अंदर जब मेरी उनसे बात हो रही थी, उनके जो टॉप नॉच थे, तो उसमें जो हमें टारगेट दिया उन्होंने कहा 90% डिजिटल पे चले जाएं, 90% मार्केटिंग हमारी डिजिटल पे होगी। तो ये आई डोंट नो आपके सवाल को कैसे मैं एड्रेस करूं, लेकिन डिजिटल का जो है वो आपको अब डिजिटल जो इस वक्त है ना, इस वक्त देखें एआई है या टेक्नोलॉजी है या डिजिटल है, वो इस वक्त की तो फील्ड है, लेकिन क्या वो आने वाले 6 सालों में रहेगी या नहीं रहेगी। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि इस वक्त है तो आप इस वक्त भाग जाएंगे 6 सालों में। जो सही टाइम पे जिन्होंने शुरू किया होता है वो उनको अपॉर्चुनिटीज और वो सारा कुछ निकल जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं है। वो अपने एक्सपीरियंस जो है वो उससे कर ले। एक्सपीरियंस होता क्या है? एक्सपीरियंस बेसिकली ये होता है कि आप कोई भी काम करते हैं तो आप उसके सारे प्रोसेस में से गुजर के जाते हैं, तो आपको पता होता है कि यार ये तो मेरे हाथ का मैंने 1 दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया, 4 दफ़ा किया, इससे मैं निकल लूँगा किसी भी तरीके से, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। तो वो जो एक्सपीरियंस आपका होता है बेसिकली आपको उसका पे किया जा रहा होता है। और जब भी कभी जाए ना, आपने जाना है कल को जॉब इंटरव्यू के लिए, या मैं आपको एचआर की डोमेन की बात बता रहा हूँ, तो ये ना कहें जाके बस जी नौकरी चाहिए जितने मर्जी ला दो। क्लैरिटी के साथ जाएं। वो अगला बंदा आपको कहेगा नहीं फारिग है ये बंदा, इसको पता ही नहीं इसने करना क्या है। बताएंगे किस फील्ड में जाना है, क्यों जाना है, क्योंकि फ्रेश ग्रेजुएट्स को ये बात सिर्फ साबित करनी पड़ती है कि क्लैरिटी कितनी है, लॉयल्टी कितनी है, ये कंपनी जो उनको पहला प्लेटफॉर्म दे रही है ये कितना अरसा उसको सर्व करेंगे, जो कि कम से कम 2 साल करना चाहिए।